Hello everyone and welcome to my YouTube channel. This is Shreyas Badiye with lecture number 38 from Modern Indian History series. Our destiny is not written for us but by us. A very beautiful thought from Barack Obama, ex-president of United States of America. हमारी जो तकदीर होती है वो हमारे लिए नहीं लिखी होती है बट हमारे द्वारा लिखी होती है। ये बहुत ही एक खूबसूरत चीज़ है, एक पॉजिटिव चीज़ है और इसी पॉजिटिव एक थॉट के साथ आज का जो हमारा लेक्चर है वो है गदर मूवमेंट एंड कोमागाटा मारू इंसिडेंट पे। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गदर मूवमेंट और कोमागाटा मारू इंसिडेंट्स। मैं लेक्चर शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए श्रेयस बड़िए द पीस लवर और वहां पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये मेरा फेसबुक पेज है, इसे फॉलो कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस को अपडेट्स मिलते जाएंगे। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है। काफ़ी लोगों को टेलीग्राम का चैनल नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये नाम से टेलीग्राम पे सर्च कीजिए और चैनल को ज्वाइन कीजिए। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। और एक सबसे मेन चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। इसमें आपका फ़ायदा इस तरह से कि मेरे आने वाले जो वीडियो लेक्चर है उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहेंगे। काफ़ी लोगों को वो नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे हैं, वो लोगों को मेरे लेक्चर्स ढूंढना पड़ रहा है क्योंकि वो लोगों ने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया। तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेक्चर्स मिलते रहे और आपका लॉस ना हो। कंटिन्यूअसली मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, वो आपको मिलते रहें। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने मेक एमसीक्यू चैलेंज स्टार्ट किया है जिसमें आपको एमसीक्यूज बनाना है। ये मैंने कहा है तो आपको एमसीक्यूज बना के पोस्ट करना है कमेंट सेक्शन में। अब देखते हैं कि एमसीक्यूज किन लोगों ने बनाए पिछले टॉपिक्स के। जो अपना पिछला टॉपिक था जिसका नाम है सूरत स्प्लिट, वो चैलेंज कंप्लीट किया एमसीक्यू का स्नेहल पिपरेवार जी ने, अक्षत चौधरी जी ने, बिप्लाब दास जी ने और पूजा भारद्वाज जी ने। इन चारों ने वो चैलेंज कंप्लीट किया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने जो एमसीक्यूज पोस्ट किए वो हम सब मिलके सॉल्व करेंगे इस लेक्चर के अंत में। अब हम स्टार्ट करते हैं गदर मूवमेंट और कोमागाटा मारू इंसिडेंट के साथ ये नया लेक्चर। एक बहुत ही बेहतरीन तस्वीर आप देख पा रहे हैं गदर मूवमेंट की। ये जो आप देख रहे हैं इससे आपको अंदाजा लग रहा है कि गदर मूवमेंट जो थी, गदर पार्टी जो थी, इसमें कौन लोग थे, किस तरह से थे। ये पिक्चर से आपको बहुत सारी आइडिया आ रही है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। उसके साथ साथ ये आपको शिप पे खड़े दिख रहे हैं। ये कुछ ना कुछ रीजन तो होंगे इस चीज के। तो इसमें हम कोमागाटा मारू जो इंसिडेंट पढ़ने वाले हैं। तो कोमागाटा मारू क्या है ये भी आपके लिए सस्पेंस है, ये भी आपको पता चलने वाला है आगे लेक्चर में। तो शुरुआत करते हैं बैकग्राउंड से। बैकग्राउंड में सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि 1890s का जो वक्त था वो किस तरह का वक्त हुआ करता था। जो 1890s का समय था, यानी समझ जाए रिवोल्ट विवोल्ट सब खत्म हो चुका था इंडिया में। उसके बाद का जो समय आया था 90s को लेके, यानी अगर आप ये भी कह सकते हैं कि अर्ली 20वीं सदी की जो शुरुआत थी वहां का जो वक्त था। यानी एक तरह से ये 19वीं सदी खत्म हो रही थी और 20वीं सदी शुरू होने वाली थी। यानी 20th सेंचुरी से का वक्त आप मेनली यहाँ कंसिडर कर सकते हैं या फिर एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी आप कह सकते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा था, तो 1890s का जो टाइम था उसमें बहुत बड़ा एक माइग्रेशन हो गया। यानी द फॉलोइंग ईयर सॉ मैसिव माइग्रेशन ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ लैंडलेस पीजेंट्स। देखिए ब्रिटिश यहाँ पे रूल कर रहे थे। ब्रिटिश के जो भी लॉज थे, जो भी ब्रिटिश की पॉलिसीज थी, उसके चलते पीजेंट्स लैंडलेस हो चुके थे। कैसे हो चुके थे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। वापस मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि आप मेरे सीरीज देखते आए हुए। तो लोग लैंडलेस हो चुके थे, जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे। उसके साथ साथ जो सोल्जर्स थे जब वो रिटायर हो जाते थे, उनके बाद उनको इंडिया के सोसाइटी में अच्छे से यहाँ पे जगह नहीं मिलती थी। जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया में समुंदर क्रॉस करना यानी एक तरह से अपवित्र माना जाता था। तो ये लोग कहाँ जाएंगे, तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज उनको मिल रही थी। वो मिल रही थी हांगकांग में, कनाडा में, यूएसए में। तो ये लोग यहाँ पे माइग्रेट कर जा रहे थे। एक बहुत ही बेसिक सी बात है, अगर आपको आपके कंट्री की सिचुएशन थोड़ी खराब है और बाकी यहाँ बाहर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तो लोग वहाँ माइग्रेट कर जाते हैं। इवन कंट्री में भी माइग्रेशन होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में, गांव के तरफ से शहर की तरफ जाते हैं लोग अपॉर्चुनिटीज के तलाश में। इसी तरह यहाँ पे एक्स सोल्जर्स और लैंडलेस पीजेंट्स जो थे वो जलंधर से नॉर्मली और होशियारपुर, ये जो जो जगह है जो पंजाब में आती है, यहाँ से हांगकांग और कनाडा और यूएसए में माइग्रेट कर जा रहे थे। अब मेन बात ये थी कि बहुत सारे लोग माइग्रेट हो जाने के कारण वहां के लोगों को प्रॉब्लम होने लगी। जो वहां के लोकल लोग थे उन लोगों को प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि इंडियन लोग ज्यादा हो गए थे। इंडियन लोग ज्यादा 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 होने के कारण उनकी अपॉर्चुनिटीज जो थी वो इंडियंस को मिल रही थी या उनका इकोनॉमी पे अफेक्ट कर रहा था। तो उन लोगों ने, जो अमेरिकन वहां रहते थे वो कॉलोनीज में, उन लोगों ने वहां पे
एक एजिटेशन कर दिया। द अमेरिकन वाइट्स लॉन्च्ड एजिटेशन इनके खिलाफ, जो साउथ एशिया से लोग आ रहे हैं उनके खिलाफ, कि एशिया से इतने सारे लोगों को क्यों आने दिया जा रहा है। और ये जो हो रहा है इसको ब्राउन इन्वेजन कहा जाता है। जैसे कि जो इंडिया से आते थे उनको ब्राउन, एशिया से आते थे उनको ब्राउन माना जाता था, और वहाँ के जो लोग थे यूरोप के या अमेरिकन, और या फिर अमेरिकन वाइट्स थे उनको वाइट माना जाता था। सो ये कहते थे कि ब्राउन इन्वेजन है, यानी ब्राउन लोग जो है वो यहाँ पे एक तरह से देखोगे तो यहाँ माइग्रेट कर जा रहे हैं और हमारी अपॉर्चुनिटी छीन रहे हैं। सो हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। और जब उन्होंने आवाज उठाना शुरू किया कैनेडियन गवर्नमेंट के ऊपर, तो कैनेडियन गवर्नमेंट जो कि उस वक्त काम कर रही थी ब्रिटिश के अंडर, तो ब्रिटिश के अंडर वो काम कर रही थी, जैसे कि आप देखते हो कि स्वराज्य वाली चीज या फिर सेल्फ रूल वाली चीज यहाँ पे थी। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर यहाँ पे जो कनाडियन गवर्नमेंट काम कर रही थी, उन्होंने लोगों के एजुटेशन के चलते एक लॉ पास कर दिया था जिसका नाम था कंटिन्यूअस पैसेज एक्ट। कंटिन्यूअस पैसेज एक्ट पास कर दिया गया था। ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। सो ये किन लोगों पे अप्लाई होता है सबसे पहले देखेंगे, तो जो इमिग्रेंट्स है, जो पर्टिकुलरली इंडिया से आ रहे थे, जो लोग माइग्रेट कर जा रहे थे इंडिया से, यानी जो इमिग्रेंट्स थे कैनेडियन लोगों के लिए, वो लोगों के ऊपर यानी इंडियंस के ऊपर ये कायदा नॉर्मली लागू होता था जिसका नाम था कंटिन्यूअस पैसेज एक्ट। एक चीज याद रखिएगा, इस लेक्चर में समझने वाली बहुत चीजें और क्या कहेंगे आप, कनेक्ट करने वाली बहुत चीजें। सो इसीलिए आप लोग मैं जो भी बताऊंगा वो अच्छे से सुनते हुए, कनेक्ट करते हुए, कंसंट्रेशन से मेरा लेक्चर सुनेंगे। ये पर्टिकुलरली ये लेक्चर बहुत कंसंट्रेशन से आपको सुनने की जरूरत। जो टॉपिक है ये नया है, काफी लोगों को इसके आइडिया नहीं है। सो इसीलिए बहुत कंसंट्रेशन से सुनिएगा। अब मैं आपको कंटिन्यूअस पैसेज एक्ट बताने वाला, जो इंडियंस के लिए स्पेशली बनाया गया था। जो कंटिन्यूअस पैसेज एक्ट था, अब सबसे पहले आपको सिचुएशन बता देता हूँ कि इंडिया से तो लोग माइग्रेट हो ही रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज इंडिया एंड दिस इज कैनेडा, दिस इज कैनेडा, दिस इज जापान और एनीथिंग, दिस इज जापान, दिस इज हांगकांग, जो भी होगा यहाँ पे हांगकांग होगा या जो भी है। सो इंडियंस कनाडा में तो जा ही रहे थे इंडिया से, उसके अलावा जापान से भी माइग्रेट हो रहे थे, यहाँ से हांगकांग से भी माइग्रेट हो रहे थे। ऐसे अलग अलग जगह से पूरा माइग्रेशन चल रहा था, तो बहुत सारे लोग माइग्रेट कर जा रहे थे। तो ये जो लॉ था, माइग्रेशन कम हो, इसीलिए इन्होंने एक एक्ट लाया था। इस एक्ट के कारण, दिस एक्ट रिक्वायर्ड दैट द इंडियन विल हैव डायरेक्टली कम फ्रॉम, है ना, हैव टू डायरेक्टली कम फ्रॉम the country of their birth or citizenship via continuous journey on tickets purchased before they left their home country. ओके, सो ये जब आएंगे तो उनको डायरेक्टली उसी देश से आना पड़ेगा जहां उनका बर्थ हुआ है या जहां के वो सिटीजन है। फॉर एग्जांपल, अगर वो इंडिया के सिटीजन है, इंडिया में उनका बर्थ हुआ है, तो उन्हें इंडिया से ही डायरेक्टली जाना पड़ेगा कनाडा, और किसी देश से होते हुए वो नहीं जा सकते। क्योंकि कैनेडियन जो गवर्नमेंट थी उनका कहीं ना कहीं एक तरह से अगर आप देखोगे तो वहां से डायरेक्ट आते, तो जो दो कंट्रीज है उनके बीच में या फिर टिकट जब परचेस होगा तो कैनेडियन गवर्नमेंट को ये आइडिया है कि कौन कौन आ रहा है, उस तरह से वो रेस्ट्रिक्शन लगा सकती थी। तो इसीलिए ये एक्ट बनाया गया था कि आप डायरेक्टली आना पड़ेगा आपको उसी कंट्री से जहां पे आपका बर्थ हुआ है या जहां के आपके पास सिटीजनशिप है। सो ये चीज है डायरेक्टली, ये अच्छे से याद रखेगा। आखिरी इशू यही बनने वाला है कोमागाटा मारू के लिए। सो अच्छे से याद रखेगा, इंसिडेंट जो हुआ था कोमागाटा मारू, इसके लिए यही कंटिन्यूअस पैसेज एक्ट बहुत काम आने वाला है आपका। और ये जर्नी की टिकट वहीं पे लेना पड़ेगा आपको जब आप निकलोगे उसके पहले, ऐसा ये कंटिन्यूअस पैसेज एक्ट कहता है। सो Continuous Passage Act required that the Indian will have to directly come from the country of their birth or citizenship via a continuous journey on ticket. डायरेक्ट आना पड़ेगा, ठीक है, कंटिन्यूअस जर्नी करना पड़ेगा, आप कहीं रुक नहीं सकते। और ये जो टिकट है, ऑन टिकट परचेस्ड बिफोर दे लेफ्ट देयर होम कंट्री, होम कंट्री छोड़ने से पहले ही टिकट लेना पड़ेगा, टाइम पे टिकट लेना है ऐसा कुछ नहीं होगा। सो चलिए, अब आपको एक्ट तो पता चल चुका है कि कंटिन्यूअस पैसेज एक्ट क्या था। उसके साथ साथ आपको ये भी पता चल चुका है कि उस वक्त कंडीशन क्या हो रही थी कनाडा यूएसए की, नॉर्मली, है ना, तो माइग्रेशन के कारण। सो ये सब इश्यूज जब चल रहे थे, तो उसी दौरान काफी सारे इंडियन जब माइग्रेट हो रहे, तो उन्हीं में से एक है लाला हरदयाल जी। सो लाला हरदयाल का यहाँ बहुत बड़ा महत्व बनता है, क्योंकि लाला हरदयाल जो थे वो इंडिया में थे 1919 तक। लाला हरदयाल वॉज इन इंडिया टिल 1919। उसके बाद वो पेरिस चले गए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे तलाश में थे लोग ज्यादातर, जो आप देखोगे तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज को, इसी अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं करना चाहते थे लाला हरदयाल। और लाला हरदयाल जी भी पेरिस में पहुंचे। पेरिस में पहुंच के वहां पे एक वंदे मातरम नाम का एक न्यूज़पेपर चलता था, उसके साथ एसोसिएट है, उसमें कुछ वो वर्क किए उस न्यूज़पेपर के साथ। उसके बाद धीरे धीरे 1911 का वक्त है जब वो सैन फ्रांसिस्को में सेटल हो गए।
इन 1911 सेटल्ड इन सैन फ्रांसिस्को एंड इंडल्ज इन इंडस्ट्रियल यूनियनिज्म। तो इंडस्ट्री जो थी वहां पे जिसमें इंडियंस काम करते थे, उनका एक यूनियन बनाया था लाला हरदयाल ने। और लाला हरदयाल उनकी जो भी प्रॉब्लम्स थी, इसको इश्यूज थे, उनको सॉल्व करना चाह रहे थे। सो वहां पे जो भी इंडस्ट्रीज थी जिसमें इंडियंस को रखा गया था, इंडियन लेबर्स थे, इंडियन वर्कर्स थे, तो उन सबके लिए यहाँ पे काम किए जा रहे थे बाय लाला हरदयाल। इन 1911 ही सेटल्ड इन सैन फ्रांसिस्को। जब लाला हरदयाल जी यहाँ पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पे काफी सारी सिचुएशन है जो खराब है इंडियंस की, उनके लिए कुछ करना होगा, डिस्क्रिमिनेशन है, उनके राइट्स के लिए लड़ना होगा। तो ये सब चीज के लिए उन्होंने ये सोचा, क्योंकि उस वक्त ये सब जो चीजें, ये सब जो जगह थी, ये ब्रिटिश के रूल के अंडर ही आती थी। और ब्रिटिश का डिस्क्रिमिनेशन हर जगह दिखता था, ब्रिटिश हर जगह भेदभाव करती थी, हर जगह अत्याचार करती थी, अन्याय करती थी। ये सब चीजों के चलते वहां पे कुछ तो भी क्रांतिकारी जो एक्टिविटीज है या रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज है वो चलाई जाए। इसीलिए पहले अगर देखा गया तो स्वदेश सेवक होम वहां पे बनाया गया था वैनकॉर में, और यूनाइटेड इंडिया हाउस बनाया गया था सिएटल में। ये दो जो जगह है ये बनाई गई थी, रिवॉल्यूशनरीज ने ये बनाई, वैनकॉर में बनाई थी। स्वदेश सेवक होम जो है वो तारकनाथ दास जो है उन्होंने बनाई थी वैनकॉर में। वैनकॉर जो ये कनाडा में आता है। उसके साथ साथ यूनाइटेड हाउस ये सिएटल में बनाया गया था। ये जो सिएटल है ये यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आज। तो वहां पे भी इंडिया यूनाइटेड इंडिया हाउस बनाया गया था, स्वदेश सेवक होम बनाया गया था वैनकॉर में कनाडा में। तो कनाडा यूएस में ये सब किया था ताकि हमारे साथ जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ हम आवाज उठा पाए इंडियन लोग। वहां जो भी लीडर्स थे उन्होंने ये सब कार्य किए थे। ऑलरेडी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज शुरू थी इन सब जगह पे। बट ये वक्त आ गया कि 1913 में एक पैसिफिक कोस्ट, अब यहाँ पे आप देखोगे ये पूरा नाम से ही पता चलेगा, 1913 में पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन बनाया गया। अब नाम से पता चल रहा है पैसिफिक यानी पैसिफिक ओशन होगा, उसके कोस्ट पे बनाया गया है। और एक हिंदुस्तान एसोसिएशन था, यानी एक संगठन थी, यानी इंडियन लोगों की जो वहां पे रहते थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग माइग्रेट कर गए थे। और माइग्रेट कर जाने के बाद उन लोगों के साथ जो भी अन्याय या अत्याचार होते थे, उन सब चीजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सब चीजें बनाई जा रही थी। और ये बनाया था लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल ने बनाया था सोहन सिंह भाकना के साथ मिलकर। और सोहन सिंह भाकना के साथ जब ये मिलकर बनाया गया तो सोहन सिंह भाकना को इसके प्रेसिडेंट बना दिया गया था, अध्यक्ष बनाया था। इसके फाउंडर लाला हरदयाल थे। पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन को, इसी को गदर पार्टी इस नाम से जाना गया बाद में। गदर पार्टी या फिर पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, जो हिंदुस्तानियों के राइट्स के लिए काम करेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि गदर पार्टी जो है इसकी स्थापना कर दी गई। तो अब हमको जो पढ़ना होगा वो गदर पार्टी पढ़ना होगा। देखिए कुछ ना कुछ हमको इतना करना है कि हमको कुछ भी करके कोमागाटा मारो इंसिडेंट्स तक जाना है, समझते हुए चीजों को जाना है। तो यहाँ पे अगर जो पार्टी बनाई गई थी गदर पार्टी, तो गदर पार्टी के बारे में जान लेते हैं। तो ये है द गदर। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये है उनका फ्लैग, द गदर पार्टी का फ्लैग। और यहाँ पे आपको पिक्चर जो दिख रही है ये सब है मेंबर्स गदर पार्टी के। गदर पार्टी बनाई गई और ये एक तरह से रिवॉल्यूशनरी ग्रुप था, ये क्रांतिकारियों का एक ग्रुप था जो ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाना चाहते थे। ये दो जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो है द गदर। तो गदर को पढ़ते वक्त मैं आपको बता दूं कि गदर एक प्रेम कथा, एक मूवी भी है, बट वो गदर एक प्रेम कथा अलग है और ये गदर एक अलग एसोसिएशन है। ये एक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप है, ये एक न्यूज़पेपर भी है, ये कोई भी प्रेम कथा नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो गदर एक पार्टी है, द गदर पार्टी ये रिवॉल्यूशनरी ग्रुप है जो एक न्यूज़पेपर पे काम करता था, साप्ताहिक था, वीकली था, हफ्ते में एक बार आता था। और न्यूज़पेपर का नाम भी गदर था। गदर का जो हेडक्वार्टर था वो सैन फ्रांसिस्को में था। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे आता है आपको पता है, यूएसए में आता है। उसके साथ साथ जितने यूएस कोस्ट है उसके आसपास उसके ब्रांचेस बनाए गए थे, अलग अलग जगह पे ब्रांचेस खड़ी कर दिए गए और एक गदर पार्टी, एक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप बनाया गया। एंड इन फार ईस्ट, ईस्ट में भी बनाए गए थे। तो यूएस कोस्ट और जो ईस्ट पार्ट है यूएस का, यूनाइटेड स्टेट्स का, अमेरिका का, तो वहां पे ये सब गदर जो है ये ग्रुप काम कर रहा था। इनके जो मेंबर्स थे ये कौन थे, तो मेंबर्स जितने भी लोग माइग्रेट हुए थे, सिख लोग जो इमिग्रेंट्स थे जो यूएस में या फिर कनाडा में पहुंचे थे, वही लोग इसके मेंबर हुआ करते थे। यहाँ आप देख सक रहे हैं, यहाँ सब सिख लोग आपको दिख रहे हैं। जो सिख थे ये इसके मेंबर बन गए क्योंकि इनका ज्यादा माइग्रेशन हुआ था। माइग्रेशन के चलते इनके साथ जो भी बुरा अत्याचार हो रहा था उसके खिलाफ आवाज उठाना था, तो यही लोग यहाँ पे इसके मेंबर बन जाते हैं, इमिग्रेंट्स। उसके बाद मैं आपको बता दूं जो फर्स्ट इशू किया गया था गदर का, गदर न्यूज़पेपर जो पहली बार पब्लिश किया गया था सैन फ्रांसिस्को से किया गया था, नवंबर 1 1913 ये उसकी डेट है। धीरे धीरे उसको उर्दू, पंजाबी, हिंदी और बाकी लैंग्वेजेस में भी पब्लिश कर दिया।
सो ये जो 1913 में जो पब्लिश हुआ था 1 नवंबर को पहली बार जब गदर पब्लिश हुआ था, गदर न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था। सो ये उर्दू लैंग्वेज में हुआ था। धीरे धीरे उर्दू, पंजाबी, हिंदी और बाकी सभी लैंग्वेज में ये पब्लिश होने लगा। तो पहली बार तो उर्दू में पब्लिश किया गया था। सो इस तरह से ये गदर है जो यहाँ शुरू हुआ। अब जैसे कि ये ग्रुप बन चुका है, ये रिवॉल्यूशनरी ग्रुप बन चुका है एक, जिसका नाम है द गदर। सो ये गदर का काम क्या था ये देखते हैं। तो सबसे पहले गदर प्रोग्राम यानी गदर के काम क्या क्या थे, इसमें सबसे पहले आपको ये जानना है कि टू ऑर्गेनाइज असैसिनेशंस ऑफ ऑफिशियल्स, है ना। सो जो भी ऑफिशियल्स थे जो आपके साथ अन्याय कर रहे हैं उनको मार डालना, उनका असैसिनेशन करना, उनको मारना। उसके साथ साथ रिवॉल्यूशनरी जो भी चीजें हैं या फिर जो भी एंटी इंपीरियलिस्ट है यानी ब्रिटिश के खिलाफ जो भी चीजें हैं, ये पूरी की पूरी पेपर में पब्लिश करना, जिसका नाम था गदर। इंडियन ट्रूप्स जो भी ब्रिटिश ने रखे हुए हैं, इंडियन आर्मी जो भी ब्रिटिश ने बनाई थी उस टाइम पे, वो आर्मी के लोगों को जहां बाहर भेजा जाता था उनके साथ मिलके काम करना और उनसे आर्म्स भी जमाना, आर्म्स कलेक्ट करना इधर उधर से, और इनके साथ साथ काम भी करना। और अगर ये देखोगे तो इनके राइट्स के लिए भी लड़ना है। हाँ, तो इनके साथ भी बहुत अत्याचार होते थे, डिस्क्रिमिनेशन होता था, जिसके लिए लड़ रहे थे गदर वाले। उसके साथ साथ जो रिवोल्ट है वो अलग अलग कॉलोनीज में कराना, है ना। तो अलग अलग जो ब्रिटिश की कॉलोनी है उसके एक एक करके सभी जगह पे रिवोल्ट कराना। तो ये भी उनका एक बहुत बड़ा उद्देश्य था, एक बहुत बड़ा मोटिव था उनका, एक बहुत बड़ा एम था। अगर आप देखो तो उनका जो पेपर था, न्यूज़पेपर, उसका नाम था अंग्रेजी राज का दुश्मन। ये टाइटल के नाम से वो न्यूज़पेपर आता था। उसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि अंग्रेजी राज राज का कच्चा चिट्ठा, ऐसा एक एडिटोरियल आता था। हर पेपर में एक आर्टिकल होता था, एक एडिटोरियल होता था, जिसका नाम होता था, फ्रंट पेज पे होता था, जिसका नाम होता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। यानी जो भी चीजें पूरी एक्सपोज करना, ब्रिटिश के रूल को पूरा एक्सपोज करना, तो अंग्रेजी राज को एक्सपोज करना, क्या असल में ब्रिटिश क्या चाहते हैं। कौन लीडर्स थे जो इस पे काम कर रहे थे? लीडर्स का नाम है लाला हरदयाल। तो यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, तो लालम हुआ है, लाला हरदयाल, रामचंद्र, भगवान सिंह, करतार सिंह सराबा, बरकतुल्ला और भाई परमानंद। इतने सारे जो लोग हैं ये लीडर्स हुआ करते थे इस गदर मूवमेंट के। तो ये जो है इसमें ये आपको दिखेंगे, ये लीडर्स है पूरे। उसके बाद आपको ये बता दूं कि गदराइट जो थे उनको रिवोल्ट कराना था इंडिया में। और इंडिया का जो उनका रिवोल्ट था वो 1914 में जो वो कराने वाले थे, एक तरह से वो मेनली कोमागाटा मारू इंसिडेंट्स के चलते, और दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके चलते। कोमागाटा मारू इंसिडेंट्स क्या है ये हमको पढ़ना है, वर्ल्ड वॉर क्या था ये हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड वॉर जो है ये फर्स्ट आपके वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। सो वर्ल्ड वॉर का असर इंडिया पे इसीलिए पड़ रहा था क्योंकि ब्रिटिश जो इंडिया पे रूल करते थे, ये इसमें इन्वॉल्व थे वर्ल्ड वॉर वन में और वर्ल्ड वॉर टू में भी। तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पे तो पड़ रहा था क्योंकि इंडिया वॉर की एक तरह से देखा जाए तो ब्रिटिश ने वॉर में इंडिया को भी इंक्लूड करा लिया था खुद के तरफ से, क्योंकि हमारे सोल्जर्स लड़ रहे थे उस टाइम पे। तो एक तरह से ब्रिटिश की जो कंडीशन थी, ये वॉर जो लड़ता है उसकी कंडीशन थोड़ी सी वीक हो जाती है, तो उसका फायदा उठाना चाहिए। सो ये दो चीजें जो थी ये इनको असर कर गया। तो वर्ल्ड वॉर का फायदा कैसे उठाना ये तो आपको पता चल चुका है, बट कोमागाटा मारू इंसिडेंट्स क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। सो जब हम पढ़ते हैं कोमागाटा मारू ट्रेजेडी, तो ये हुई थी 1914 में। ये आपको दिख रहा जो है ये एक शिप है जिसका नाम है कोमागाटा मारू। सो कोमागाटा नाम मारू नाम की एक शिप थी, एक स्टीम शिप थी। सो अबाउट स्टीम शिप कोमागाटा मारू मैं आपको बता देता हूं। तो कोमागाटा मारू इज अ स्टीम शिप जो आपको यहाँ पे तस्वीर में दिख रही है। ये जो शिप थी ये क्या था? तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, इसीलिए मैंने आपको कंटिन्यूअस पैसेज एक्ट पहले स्टार्टिंग में समझा दिया था। कंटिन्यूअस पैसेज एक्ट के चलते जो इंडिया से डायरेक्ट कनाडा में आएगा उन्हीं को यहाँ परमिशन दी जाएगी बिना कहीं रुकते हुए। सो ये एक एक्ट था। वो एक्ट होने के बावजूद भी कुछ इंडियंस बाहर से आए थे। सो डिस्पाइट ऑफ दिस कंटिन्यूअस पैसेज एक्ट, जो कोर्ट था कनाडा का, जब इन लोगों पे जो इंडिया के बाहर से आए थे, इंडिया से डायरेक्टली नहीं आए थे कनाडा में, उन लोगों को यहाँ पे अलाउ कर दिया गया। कोर्ट ने 1913 में ऐसे इंडियंस को अलाउ किया, नवंबर 1913 में। अलाउ करने के बाद जो डायरेक्टली नहीं आए थे, यानी इस एक्ट के तहत वो नहीं आ रहे थे, फिर भी कोर्ट ने उनको अलाउ कर दिया। बाकी इंडियंस को लगा कि हम भी जा सकते, और वहां अपॉर्चुनिटीज ज्यादा थी, तो यहां जाने के लिए अब हम लोग सोच रहे थे कि किस तरह से जाए। काफी सारे लोग इंडिया के, तो यहाँ ये दिखता है कि कोई भी डायरेक्ट शिप नहीं है इंडिया से। सो आपको जो जाना पड़ेगा वो आपको हांगकांग से होते हुए जाना पड़ेगा। सो गुरदीत सिंह जो थे, गुरदीत सिंह एक कॉन्ट्रैक्टर थे। गुरदीत सिंह का बहुत बड़ा एक पॉपुलर ये है, वो हिस्टोरिकल एक लीडर है, या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े एक
फेमस पर्सनालिटी है पंजाब के। तो गुरदीप सिंह एक कॉन्ट्रैक्टर थे, तो उन्होंने लीज पे लोगों को वहां पहुंचाने के लिए, कनाडा पहुंचाने के लिए लीज पे एक शिप लिया था जापान से, जिसका नाम था कोमागाटा मारू। कोपा सो अब आपको पता चल चुका है, कोमागाटा मारू वॉज अ शिप, वॉज अ जापानीज शिप, जो लीज पे लिया था गुरदीप सिंह ने, ताकि इस शिप में इंडियंस जो है वो कनाडा पहुंच सके। अब ये लोगों ने जापान से लिया था और ये शिप जाने वाली थी हांगकांग से वैनकॉर में 1914 में। ये शिप जब निकलती है हांगकांग से, और वैनकॉर जो है कनाडा में, यहाँ पहुंचती है 1914 में, तब ये समझता है कि इस शिप में 376 पैसेंजर्स थे टोटल, जिसमें 246 थे, 24 मुस्लिम्स थे, 12 हिंदू थे। ये जो आंकड़े ये कम ज्यादा होते रहते हैं, आप टेंशन मत लीजिए इन फिगर्स पे। आपको ये आंकड़े इधर उधर होते रहते हैं, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि एग्जैक्टली किसी ने भी गिना नहीं था, तो ये आइडिया किसी को नहीं थी। तो एक जो फिगर बताए जाते हैं वो 376 पैसेंजर थे, जिसमें 246 थे, 24 मुस्लिम थे, 12 हिंदू थे। ठीक है, बट ये सब पंजाब के लोग थे। अब आपको ये बता दूं कि ये जो शिप था ये 23 मई 1914 को वैनकॉर में पहुंचा। तो ये वैनकॉर में पहुंचा, ये कनाडा में जब पहुंचा तो कनाडा के अथॉरिटीज ने कह दिया कि यहाँ के जो पैसेंजर्स हैं इनको अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्ट है, जो एक्ट कहता है कि आपको डायरेक्ट इंडिया से आना पड़ेगा, और आप लोग इंडिया से नहीं आए हो, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। इस तरह से ये लोग शिप में थे और यहाँ पे उनको अलाउ नहीं किया जा रहा था। ये साफ आपको एक दृश्य दिख रहा है शिप का। ये कोमागाटा मारू शिप है, ये लोग ऑफ शोर यहाँ पे शोर पे पहुंच चुके हैं, किनारे पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ से उनको आने नहीं दिया जा रहा था। अब जब आने नहीं दिया जा रहा था तो इंडियंस जो थे उनको यहाँ बहुत टाइम रखा गया इसी शिप में, यहाँ से उतरने की परमिशन नहीं थी। उनके पास जितना लिमिटेड सामान था, जितना खाना था, वो जब खत्म होने लगा धीरे धीरे, इन लोगों ने यहाँ एजिटेशन शुरू कर दिया, इन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, इन लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए गवर्नमेंट के खिलाफ। अब जब गवर्नमेंट के खिलाफ शुरू किए तो कुछ तो भी थोड़ा सा यहाँ पे समझौता हुआ। आफ्टर सम कन्फ्रंटेशन, थोड़ा सा जो भी बहस हुई, उसके बाद 24 पैसेंजर्स को कनाडा में जगह मिल गई। अब जब कनाडा में जगह मिल गई, उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि बट ये जो शिप था 24 लोग हो गए, 376 में से सिर्फ 24 पैसेंजर्स को जगह मिली कनाडा में, और बाकी लोगों को वापस भेज दिया गया शिप में। ये शिप को कहा गया कि आपको ऑर्डर दिए जाते हैं कि आपको इंडिया में वापस लौटना पड़ेगा। इंडिया में जब ये लौटने लगे, इंडिया में ये जब वापस हो रहे थे, उसके बाद ये शिप पहुंचा इंडिया में हुगली एक नाम की जो जगह है बंगाल में, उसमें बजबज नाम का एक हार्बर है, बजबज नाम का एक पोर्ट है, एक बंदरगाह है बजबज नाम का, वहां ये शिप पहुंचा। जब ये शिप पहुंचा तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इन्होंने इन पैसेंजर्स को एज अ रिबेल ट्रीट किया, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जान रही थी कि उनके खिलाफ कनाडा में क्या क्या चलता है। उनके खिलाफ एक साजिश की जा रही है कनाडा में, इस साजिश के चलते वहां पे कुछ कुछ गदर मूवमेंट्स, गदर रिवॉल्यूशनरीज है ये वो, तो ये लोग भी शायद उसी के लिए जा रहे होंगे, ऐसा ब्रिटिश ने अंदाजा लगाया, और ब्रिटिश ने इन लोगों को रिबेल करके बताया। और रिबेल करके जब बताया गया तो इन लोगों को ट्रेन में डाला गया, इन लोगों को अरेस्ट करना शुरू किया। अब ये लोगों ने जब रिफ्यूज किया कि हम नहीं जाएंगे यहां से कहीं, तो ब्रिटिश ने इन लोगों पे फायर कर दी थी, ओपन फायर, जिसमें 18 लोग मारे गए, 200 लोग को जेल में डाल दिया गया। ये इंसिडेंस जो था इसको बजबज राइट कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, और ये बहुत दुखद घटना थी एक, हम सब के लिए, पूरे देश के लिए इतिहास में। गुरदीप सिंह जो थे वो कैसे तो भी करके यहाँ पे भागने में सफल रहे, बट उनको भी 1921 में 7 साल बाद उनको भी सरेंडर करना पड़ा, तो वो भी सरेंडर हो गए थे। बट इस तरह से इंडियंस जो थे उनको यहाँ पे इस तरह से आप देखोगे तो मार दिया गया काफी लोगों को, उसके साथ साथ उनपे यहाँ पे फायरिंग की गई। तो ये एक ब्रिटिश का एक तरह से अच्छा एक नहीं माना जाता है एक इवेंट, जो बहुत ही बुरा इवेंट है हमारे हिस्ट्री में। ये सब चीजें यहाँ पे हुई, और बजबज नाम का जो पोर्ट था यहाँ पे ये इंसिडेंस हुआ, इसलिए इसको बजबज राइट भी कहा जाता है। तो यहाँ ये सब होने के बाद क्या हुआ, ये अब हम देखते हैं, वो हम देखने वाले आफ्टर मैथ में। आफ्टर मैथ में आपको बता दूं मैं सबसे पहले कि ये सब चीजें जब हुई तो धीरे धीरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो गया। अब ये सब चीजें के साथ साथ जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो गदर ने सोचा कि देखिए, पहले ही हमारे मन में गुस्सा है जो भी आपने किया, आखिर हम लोग पंजाब के और वो लोग भी पंजाब के थे जिनके साथ गवर्नमेंट ने ये बहुत बुरी चीज की। ये वायलेंट अटैक करने का जो भी है, ये लॉन्च करने का यहाँ पे सोच लिया गया कि यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा आपके खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक मूवमेंट। जब ये डिसाइड किया गदर लीडर्स ने, इसलिए यहाँ पे 2 इवेंट्स के नाम दिए। जो गदर में ये है इवेंट, एक ये कोमागाटा मारू। जब इस तरह के कोई इंसिडेंट्स होते हैं तो आपको गुस्सा आता है, आपको कुछ करने की इच्छा होती है, पहले ही यहाँ पे आप रिवोल्ट करना चाहते हो, और आपको यहाँ पे एक तरह से देखोगे तो एक रीजन मिल चुका था कि आप रिवोल्ट क्यों करने वाले थे। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो गया था, 1914 की बात है। 1914 में जब वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो ब्रिटिश की कंडीशन थोड़ी सी वीक हो चुकी थी, क्योंकि
ब्रिटिश एंगेज थे वर्ल्ड वॉर में भी। सो गदर लीडर्स ने ये डिसाइड कर लिया कि हम ब्रिटिश का जो रूल है वो इंडिया से निकाल के बाहर कर देंगे, और करतार सिंह सराभा और रघुबीर दयाल गुप्ता ये इंडिया के लिए निकल गए। इंडिया के लिए निकलने के बाद जो बंगाल के रिवॉल्यूशनरीज थे, जिसमें उनके साथ कांटेक्ट किए गए कि हम सब मिलके एक और विद्रोह करेंगे, एक और क्रांति लाएंगे इस देश में, जैसे 1857 में हुई थी, 1857 में हुई थी, जस्ट लाइक दैट हम भी वेपन लेंगे और ब्रिटिश पे अटैक करेंगे जैसे उस टाइम पे हुआ था। सो 1857 की तरह हम अभी करने वाले। तो रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल जो थे, इनको कांटेक्ट कर दिया गया और इनको कहा कि ये जो मूवमेंट चलने वाली है वो इंडिया में आप लोग लीड करो, आप लोग उसे चलाओ। तो गदराइट जो थे उन सब ने एक दिन फिक्स किया जो कि था 21 फरवरी 1915 का। इन्होंने ये डेट फिक्स की कि इसी दिन हम लोग ब्रिटिश सरकार पे, ब्रिटिश हुकूमत पे एक बहुत बड़ा रिवोल्ट करने वाले, एक आर्म्ड रिवोल्ट करने वाले, जो हम हथियार लेके एक तरह से विद्रोह करने वाले, हम एक तरह से जैसा 1857 में हुआ उसी तरह से ब्रिटिश के खिलाफ करेंगे और इस बार ब्रिटिश को बाहर करके रहेंगे। और ये जो रिवोल्ट होगा ये फिरोजपुर, लाहौर, रावलपिंडी में होने वाला था। डेट थी 21 फरवरी 1915। तो ये सब अभी यहाँ जब होने वाला था, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो रिवॉल्यूशनरीज थे, यहाँ पे ऑलरेडी इंडिया में कुछ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज शुरू थी। सो रिवॉल्यूशनरी इंडियाज में भी थे और इनकी भी कुछ करने की इच्छा थी। तो बंगाल में ही ये ज्यादातर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज चलती थी। अगले आने वाले चैप्टर में हम रिवॉल्यूशनरीज को पढ़ने वाले। सो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो याद रखिए आगे ये सब हम पढ़ने वाले। सो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो प्लान था वॉज फॉइल्ड एट लास्ट मोमेंट ड्यू टू ट्रेचरी। सो यहाँ पे ये एक तरह से देखोगे तो ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया ये प्लान, क्योंकि ट्रेचरी यानी इनके साथ धोखा कर दिया। इन्हीं के लोगों ने इंफॉर्मेशन लीक कर दी और ब्रिटिश तक पहुंचा दी। कुछ लोग थे खबरी, उन्होंने, ब्रिटिश के कुछ खबरियों ने ये इंफॉर्मेशन जब ब्रिटिश तक पहुंचाई तो ब्रिटिश ने इमीडिएट एक्शन ली। और एक्शन लेने के बाद एक एक्ट था जिसका नाम, एक एक्ट बनाया गया, एक एक्ट पास कर दिया गया, एक रूल बनाए गए, एक्ट नहीं सॉरी, कुछ नियम बनाए गए जिसका नाम था डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1915। इस रूल के तहत ब्रिटिश हम लोगों पे कार्रवाई कर सकती थी जो हथियार लेके घूमते हुए दिख रहे, जो ये करने के प्रयास कर रहे थे। इसी चीज के चलते जो रिबेलियस रेजिमेंट्स थे उनको डिसबैंड कर दिया गया। जो रिबेलियन लोग हैं, जो बदला लेना चाहते, जो हथियार लेके ग्रुप बनाते, उन सबको यहाँ डिसबैंड कर दिया गया। उसके साथ जो लीडर्स है उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको डिपोर्ट कर दिया गया और 45 लोगों को हैंग कर दिया गया, 45 लोगों को फांसी दे दी गई। मैं आपको ये बता दूं कि लीडर्स जो थे उनको अरेस्ट तो कर लिया गया, उनको कैद कर लिया गया, डिपोर्ट करना यानी देश से बाहर कर दिया गया, और 45 लोगों को फांसी दे दी गई। रास बिहारी बोस जो थे वो जापान में चले गए, जापान में भाग गए और वो बच गए। और फ्रॉम वेयर ही एंड अबानी मुखर्जी, ये दोनों लोगों ने बहुत कोशिशें की कि इंडिया में हथियार भेज सके, और इंडिया में उन्होंने ये चीजें रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज शुरू रखी जापान में जाके। क्योंकि अगर आप देखोगे सो जापान में जाके इन्होंने एक तरह से ये काम किया था कि वो इंडिया की जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थे वहाँ इंडिया को हथियार की जरूरत थी और हथियार पहुंचाने का काम ये लोग वहां से कर रहे थे। और सचिन सान्याल जो थे इनको ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ की सजा हुई थी, इनको उम्र कैद की सजा हुई थी। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो गदर जो था ये बहुत ही अलग एक इंसिडेंस इतिहास में पता चलता है। सो इवैल्यूएशन अगर देखा हमने, कंक्लूजन अगर गदर का देखा, तो ये पता चलता है कि अचीवमेंट ऑफ गदर मूवमेंट ले इन रियल्म ऑफ आइडियोलॉजी, है ना। तो आइडियोलॉजी बहुत खास थी इनकी एक तरह से देखा गया तो, जिसपे ये चलते थे और एक तरह से तरक्की करना चाहते थे। इट प्रीच मिलिटेंट नेशनलिज्म, है ना। तो एक तरह से आप देखोगे तो मिलिटेंट नेशनलिज्म जो हम कहते हैं, उग्रवादी तरह का जो भी राष्ट्रवाद था वो यहाँ पे आगे लाने की कोशिश की थी मासेस को। यानी एक तरह से जो 1857 में जो ब्रिटिश को डराया वो यहाँ उसी तरह से डराने का यहाँ पे कोशिश की गई थी। और कंप्लीटली सिक्युलर था, धर्म निरपेक्ष था, क्योंकि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख जितने भी लोग हैं सबके लिए यहाँ लड़ा जा रहा था। यहाँ पे धर्म नहीं देखा जा रहा था, यहाँ इंसानियत देखी जा रही थी, यहाँ पे देश देखा जा रहा था। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि ये बहुत सेक्युलर सा एक अप्रोच रहा इन लोगों का। पॉलिटिकली और मिलिटरीली ये फेल हो गया, जबकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बट पॉलिटिकली और मिलिट्री जो है उस ब्रिटिश के लेवल पे इनकी नहीं थी, जिसके कारण इनके ये बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि ऑर्गेनाइज तरीके से भी नहीं किया गया। जैसे मैंने आपको बताया, इन्होंने प्लान बनाया और कुछ इन्हीं के ग्रुप में के लोगों ने वहां पे ब्रिटिश को खबर कर दी और उसी के चलते पूरा प्लान फेल हो गया। तो अच्छा ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया था और लीडरशिप बहुत खास नहीं थी, और इन्होंने जो प्रिपरेशन मांग रहा था वो प्रिपरेशन भी इन्होंने नहीं की थी। अचानक सब चीजें करने की इन्होंने सोचा था। इस तरह से ये
गदर मूवमेंट थी ये पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाई, बट हिस्ट्री में एक बहुत ही खास मूवमेंट मानी जाती है गदर मूवमेंट। इन लोगों के प्रयास जो थे ये बहुत ही खास, बहुत ही अच्छे प्रयास थे जो लोगों ने किए। देश के लिए कुछ करने की चाह जो ये लोग रखते थे वो बहुत ही एक हम लोगों के लिए खुशी की बात है। तो ये गदर हमारे लिए जो हमने देखा मूवमेंट, ये गदर मूवमेंट था। तो इस तरह से हमने एक और नया पार्ट जो है गदर, ये हमने कंप्लीट किया है। सो अब हम सॉल्व करने वाले हैं एमसीक्यूज, जो हमारे पिछले टॉपिक के एमसीक्यूज थे वो। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं, जो मेक एमसीक्यू चैलेंज है मेरा वो इस तरह से है कि ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड आपको कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पोस्ट करना है कल आने वाले लेक्चर के पहले। आप जो क्वेश्चन पे पोस्ट करोगे उसके नीचे आपका नाम लिखना है, और ये जो आपका क्वेश्चन होगा ये मैं अगले लेक्चर में आपका पब्लिश करूंगा क्वेश्चन, उसके साथ साथ आपका नाम यहाँ पब्लिश किया जाएगा। ये एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं द सूरत स्प्लिट, ये चैप्टर से, ये लेक्चर से जो हमने कल डिस्कस किया था। सूरत स्प्लिट जो है, इस पर का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें भेजा है वो स्नेहल पिपरेवार जी ने भेजा है। स्नेहल पिपरेवार जी हमें भेजते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग आर मिलिटेंट नेशनलिस्ट? बाल गंगाधर तिलक, जी के गोखले, लाला लाजपत राय या बीसी पाल, है ना। तो ये चार में से आपको सिलेक्ट करना है, 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 या नन ऑफ दिस। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन स्नेहल पिपरेवार जी द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है वो भी स्नेहल पिपरेवार जी ने भेजा है, द सूरत स्प्लिट, इस टॉपिक से। जिन्होंने नहीं देखा है वो उसे देख ले, लिंक जो है वो पिछले स्लाइड, पिछले जो क्वेश्चन था वहां पे दी हुई थी। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना। तो कौन सा करेक्ट है? द कांग्रेस वाज स्प्लिट इनटू टू फैक्शंस एज इट्स सूरत सेशन इन 1907। तो 1907 के सूरत सेशन में ये कांग्रेस जो है ये दो हिस्सों में बट चुकी थी, ऐसा कहा गया है। बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने फेस्टिवल गणपति और शिवाजी फेस्टिवल जो है महाराष्ट्र में शुरू किए थे, ताकि यूथ जो है कंट्री का, उनके अंदर एक स्पिरिट जागृत हो सके कुछ करने की देश के लिए। ओनली वन, ओनली टू, ऑन 1 एंड 2, नन ऑफ दिस। तो आपको यहाँ पे सही आंसर सिलेक्ट करना है। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन स्नेहल पिपरेवार जी द्वारा। स्नेहल पिपरेवार जी द्वारा एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था, मॉडरेट्स ऑफ फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906 में हुआ था, सूरत स्प्लिट 1907 में हुआ था, उसके साथ साथ ट्रांसफर ऑफ इंडियाज कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली 1908 में हुआ था। कौन सा यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है, ये आपको यहाँ पे टिक करना है, ये आपको यहाँ पे ढूंढना है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमें भेजा है अक्षत चौधरी जी ने। तो स्नेहल पिपरेवार जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 3 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन भेजे। उसके बाद अक्षत चौधरी जो है इन्होंने हमें क्वेश्चन पूछा है। तो अक्षत चौधरी जी पूछते हैं कि उन्होंने एसर्शन और रीजन वाला पूछा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है एसर्शन और रीजन का। एसर्शन वो कहते हैं, द मॉडरेट्स थॉट दैट इट वुड बी डेंजरस एट दैट स्टेज टू एसोसिएट विद एक्सट्रीमिस्ट ड्यूरिंग ऑल इंडिया बॉयकॉट मूवमेंट। उनका कहना है कि जो मॉडरेट्स थे उनको ये लगता था कि बहुत डेंजरस है इस स्टेज में एक्सट्रीमिस्ट के साथ जुड़ जाना, है ना, और बॉयकॉट मूवमेंट चलाना। ये एक तरह से उन्होंने असर्शन दिया है, और इसका रीजन ये था कि ऐसा यहाँ पे लिखा गया, तो आपको आगे लिखना ये सही है कि बराबर है। Because moderates thought that anti-imperialist agitation would be ruthlessly suppressed by mighty colonial forces, क्योंकि उनको ये लगता था अगर हम imperialism के खिलाफ जाएंगे, यानी ब्रिटिश के खिलाफ जो भी हम एजिटेशन शुरू करेंगे, जो भी हम प्रदर्शन करेंगे, वो पूरी तरह से या फिर बुरी तरह से सप्रेस कर दिया जाएगा बाय कॉलोनियल फोर्सेस, यानी जो भी ब्रिटिश है वो उसको इजीली खत्म कर देंगे। तो ये चीज था, यही रीजन था कि मॉडरेट्स के साथ नहीं मिले थे। अगर आपको ये लगता है तो ए और आर दोनों अगर आपको करेक्ट लग रहा है, और ये लग रहा है कि आर जो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ए। अगर आपको 1, अगर आपको लग रहा है कि दोनों अलग अलग तरीके से सही है बट एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, तो 2 यहाँ पे लिखा है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू इंडिविजुअली। 3 जो है, बोथ ए एंड आर इज ट्रू, ये दोनों ट्रू है, और ये जो आर है ये इसी का एक्सप्लेनेशन है, ऐसा यहाँ कहना है। और बोथ ए एंड आर आर रॉन्ग, ये दोनों भी गलत है। बहुत अच्छा क्वेश्चन अक्षत चौधरी जी द्वारा, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षत जी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन में भेजा है वो बिप्लाब दास ने भेजा है। उन्होंने पूछा, विच एक्सट्रीमिस्ट लीडर सेड दैट स्वराज्य इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? ये किसने कहा था, ये आपको लिखना है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, अरविंदो घोष। बहुत अच्छा क्वेश्चन बिप्लाब दास। बिप्लाब दास जी का एक और क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इन बनारस सेशन 1905 एंड कलकत्ता सेशन 1906? कौन थे रेस्पेक्टिवली? यहाँ लिखना है 5 और 6 के। तो बाल गंगाधर तिलक और बदरुद्दीन तैयब जी, बिपिन चंद्र पाल और दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और लाल बिहारी घोष,
गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी। तो ये आपको यहाँ पे करेक्ट जो है वो यहाँ पे ढूंढना है कौन सा है। सो ये भी एक सूरत स्प्लिट से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस लिखे हैं हुए हैं सभी आप लोगों ने। सो बिप्लाब दास जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद जो हमें क्वेश्चन भेजा है वो पूजा भारद्वाज जी ने भेजा है। पूजा भारद्वाज जी ने क्वेश्चन भेजा है कि इवेंट दैट हैपेंड आफ्टर सूरत स्प्लिट 1907, कौन कौन से क्या इवेंट हुए थे सूरत स्प्लिट 1907 के बाद। बिटवीन 1907 टू 11 गवर्नमेंट पासेस लेजिस्लेशन लाइक सिडिशियस मीटिंग एक्ट, द इंडिया प्रेस एक्ट, ऐसे कुछ उन्होंने लॉ पास किए थे सूरत स्प्लिट होने के बाद। दूसरा है मिलिटेंट नेशनलिस्ट फेल टू रियलाइज दैट मॉडरेट्स कुड एक्ट एज देयर फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट स्टेट रिप्रेशन। सो मिलिटेंट नेशनलिस्ट यानी जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको ये चीज का अंदाजा नहीं था कि जो मॉडरेट्स है ये एक तरह से हमारे लिए डिफेंस का काम कर सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट है उनसे हमें बचा सकते हैं। सो ये एक और चीज, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ सूरत स्प्लिट में। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। थर्ड ऑप्शन में लिखा है कि लोकमान्य तिलक वाज ट्राइड फॉर ऑफेंस ऑफ सेडिशन, उन पे देशद्रोह का आरोप लगाया गया था और उसके लिए उनके ऊपर केस चलाई गई थी। बोथ ए एंड सी, या फिर ए और सी दोनों करेक्ट है। सो आपको यहाँ पे क्या करेक्ट है और क्या रॉन्ग है ये यहाँ पे बताना है कि कौन से करेक्ट है। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूजा भारद्वाज जी द्वारा। एक और क्वेश्चन पूजा भारद्वाज जी द्वारा, और ये आखिरी क्वेश्चन है इस टॉपिक का सूरत स्प्लिट का। लैंग्वेज ऑफ मराठा एंड केसरी न्यूज़पेपर विच हैज बीन पब्लिश्ड बाय तिलक। तो लैंग्वेज बताना है मराठा और केसरी की। सो हिंदी और इंग्लिश दोनों मराठी में, या तीसरा ऑप्शन है इंग्लिश एंड मराठी, फोर्थ ऑप्शन इज मराठी एंड इंग्लिश। तो मैंने आपको ये बताया है मराठा जो है ये कौन से लैंग्वेज में था और केसरी कौन से लैंग्वेज में था। इसमें से आपको सही ऑप्शन जो है वो मार्क करना है, आपको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है। सो बहुत ही बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जिन्होंने एमसीक्यू चैलेंज जो है मेरा उसे पूरा किया। इसी तरह से सब लोग पूरा करें। स्नेहल पिपरेवार जी, अक्षत चौधरी जी, विप्लाब दास जी और पूजा भारद्वाज जी, एक और बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए मेरे जो भी लेक्चर्स हैं उन्हें लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मेरे पेजेस को फॉलो कीजिए फेसबुक पे, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। मेरे लाइव सेशन भी शुरू है। लाइव सेशन में मैं बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आप तक लेके आ रहा हूँ। लाइव सेशन में आपको ये फायदा है कि आप लोग आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझे डायरेक्टली, तो यहाँ पे आपको उसकी आइडिया मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे आपको उसकी आइडिया मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए श्रेयस बड़ी द पीस लवर पे, आपको मेरे स्टोरी में ये सब मिल जाएगा। उसके साथ साथ श्रेयस बड़ी @gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरा वीडियो लेक्चर देखने के लिए, और इसी तरह हम मिलते रहेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करें, और आपका दिन शुभ हो। हैव अ वेरी 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 गुड डे। ओके।